नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी के तास में आपका स्वागत है। आज से हम जो व्याकरण का आरंभ करने जा रहे हैं। व्याकरण के बारे में आपने कहीं सुना है, आपको पता ही है कि व्याकरण किन्हें कहते हैं, लेकिन सविस्तार उनके एक एक पॉइंट को लिया गया है इसमें। तो हमारे जो अगले कई चैप्टर में हमें उनका चैप्टर पूर्ण होने के बाद उनका जो व्याकरण होता है वह पढ़ते थे, लेकिन यह स्पेशल व्याकरण है तो यहाँ और कोई नहीं, एक ही मुद्दे पर चर्चा की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण का संधि विच्छेद। संधि आपको गुजराती में भी आते हैं और गुजराती में आपने शायद वह पढ़ ली होगी, उनका अभ्यास भी किया होगा। तो आज से हम हिंदी में संधि की शुरुआत करते हैं। तो संधि के विग्रह, संधि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर होता है संधि। तो संधि का मतलब है उनके जो जोड़ है, उनका मेल है, वह संधि कहा जाता है। जैसे कि हमें जो विवाह होता है उनमें संधि होती है और दो पक्षों के बीच जो संबंध होता है उनमें भी संधि की जाती है। जैसे कि संधि दो शब्दों मिलने से, दो या दो से अधिक शब्दों मिलने से उनका जो मिलन है उसे संधि कहा जाता है, बराबर। तो यहाँ पर संधि का अर्थ भी बताया गया है। तो हमारे जो टॉपिक है वह संधि विग्रह, यानी कि गुजराती में कहते संधि छोड़ो, बराबर। जो संधि गुजराती में जो तो कोई पण बे पक्ष होय, जेम के बे देश होय, बे देश वच्चे युद्ध थाय अने पछी बे वच्चे जे समाधान थाय तो समाधान ने संधि कहेवाय। एवी ज रीते लग्न में बे पक्ष होय, एक जानेया पक्ष ने एक मानेया पक्ष, तो ए बंनेनुं मिलन थाय अने बे वच्चे जे संबंध जोड़ाय एने संधि कहेवामां आवे छे, बराबर। तो आया अपने आज संधि विग्रह, संधि छोड़ोनो अभ्यास करीशुं, बराबर। तो देखते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों का निश्चित नियमों के अनुसार मेल करना, उन्हें संधि कहते हैं। संधि वैसे बनते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का निश्चित नियम, यह भी याद रखना हमें इस जो टॉपिक है उनमें खास करके विशेष प्रायः निश्चित जो नियम है उनका ही अध्ययन करना है, क्योंकि नियमों के ही आधार पर जो संधि होती है वही सही होती है और वही उचित होती है। इसलिए उनके जो नियम है उन नियमों को ध्यान में नज़र रखते हुए ही हमें यहाँ जो उनका संधि का अध्ययन करेंगे। तो पहला यह आप लिख भी लीजिए, आप जो व्याकरण के कोई भी टॉपिक पे चर्चा होती है तो आप अपनी नोटबुक साथ रखिए, और जो इनमें से ही आपको होमवर्क भी मिलेगा। और जब स्कूल शुरू हुई तब यह देखे जाएंगे, जब हमने नोट बनाने में नोट में जो लिखने का कार्य दिया है वह देखेंगे, और इनमें से टेस्ट भी लिया जाएगा और परीक्षा एग्जाम में भी यह आएगा। तो याद रखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का निश्चित नियमों के अनुसार मेल करना उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का निश्चित नियमों के अनुसार मेल करना उसे संधि कहते हैं। और आगे क्या कहा गया है, तो शब्दों का यह मेल अनेक अंत्य और आदि के वर्णों के मिलकर किया जाता है। आदि यानी कि एक शब्द है उनका जो अंत है और दूसरा शब्द उनमें मिलाया है उनका आरंभ, उनका आदि और इनका अंत, इन दोनों के मिलने से संधि होती है। तो एक शब्द का अंत और दूसरा शब्द का आरंभ, एक शब्द का अंत और दूसरे शब्द का आरंभ, उनसे मिलकर संधि होती है, बराबर। तो यह पॉइंट भी याद रखना है। तो संधि क्या कहा जाए, संधि किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों का निश्चित नियमों के अनुसार जो मेल करना उसे संधि कहते हैं। और संधि का यह मेल अनेक अंत्य और आदि, उनके जो अंत है वह और उनका जो आदि यानी कि उनका आरंभ है, आरंभ के वर्ण को मिलने से किया जाता है। वर्ण यानी कि अक्षर,
तो उनके वर्ण के मिलने से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है सूर्य प्लस अस्त, तो सूर्य यह क्या होता है, जो यह है वह व्यंजन है, तो यह ऐसे बनता है य प्लस अ। यह क्या बना, तो यह य बना, और उनमें क्या मिला, तो यह अंत में अ है और उनमें अ मिला, अ यानी कि अस्त का जो अ है वह उनमें मिला। किन में मिला, तो यह यहाँ पर जो सूर्य अ कालांतर है, उनका अंत में यह होता है। यह कैसे होता है, यह भी आपको पता चल गया है कि यह है वह य प्लस अ से अ होता है, और यहाँ का अ और अगला इस शब्द का आरंभ का उनका अंतिम अ और उनका आरंभ का, इन दोनों अ में अ से मिलने से आ होता है, और आ य के साथ आ होने से य के साथ आ मिलने से, य के साथ आ मिलने से या हो जाता है। देखा, फिर से एक बार देखिए कि यह है उनका विग्रह कीजिए, तो य प्लस अ बराबर क्या बनता है, तो अ बनता है। और यहाँ जो अंत का इस दूसरे शब्द का जो आरंभ का अ है वह अ, तो यहाँ पर अ प्लस अ और अ का मिलन करने से या आ बनता है, और आ य के साथ आ जुड़ने से या बना, तो यहाँ बना सूर्यास्त। तो सूर्यास्त कैसे बना, तो यह भी देखने लायक बात है। आप यह कर सकते हैं कि सूर्य प्लस अस्त, तो यह गलत संधि है, यह गलत संधि है। क्यों गलत संधि है, तो ऐसे होता है सूर्य प्लस अस्त, तो सूर्य प्लस यह अस्त मिलने से यह सूर्यास्त हो जाता है। तो फिर से एक बार देखिए, यह ध्यान में रखने लायक जो मुद्दा है यह देखना चाहिए आपको कि यह कैसे बना, तो य प्लस अ, जो गुजराती में थोड़ा समझी लो क्या छेल्लो शब्द है ने ई स्वर व्यंजन है, य से व्यंजन है। स्वर व्यंजन तो मैं लिखा है जी आगे ये भणवानुं छे, पण आ तो अगाऊ आपणे कही दईए कि स्वर व्यंजन कोने कहेवाय एम। तो आ जे कक्काना शब्द होय ने व्यंजन कहेवाय, कक्का बारना अ आ ई उ छे ए बधा स्वर छे। तो आ कोई पण व्यंजन तमे लखो, अहींया लखो म लखो, द लखो, व लखो, प लखो, कोई पण व्यंजन कोई पण कक्कानो अक्षर लखो तो एनी साथे स्वर जोड़ायेलो होय छे, बराबर। तो अहींया पण य जोड़ा, जेम के तमे गुजराती में आवी संधि शीख्या छो, स्वर व्यंजन छूटा पड़े आम लख्युं होय क ल म, तो तमे शुं कर्युं होय क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म, આવી રીતે તમે જોયું હોય, બરાબર। તો આ ક છે એ એની અ સાથે જોડાયેલો છે, લ છે એ પણ અ સાથે જોડાયેલો છે। એવી જ રીતે અહીંયા પણ એવું જ છે કે જે આ ય છે, ય કોની સાથે જોડાયેલો છે, તો ય સાથે અ જોડાયેલો છે, એટલે એને આપણે થોડીક વાર પૂરતો અ અલગ કરીએ, બરાબર। તો આનો અ અને આ અસ્તનો અ, આ બે અ છે એનું મિલન થવાથી અ પ્લસ અ, આ એક નિયમ છે, જો સંધિનો એક નિયમ છે કે અ પ્લસ અ થવાથી આ બનશે, याद रखो। हजी आगे नियम भणवाना छे पण आ तो अगाऊ अ प्लस अ थी आ बन्यु, बराबर। तो आ छे एने य साथे जोड़ाई गयो एटले शुं बन्यु, या, तो सूर्यास्त, बराबर। आ रीते बन्यु। हवे तमने समजाई गयुं हशे, न समजायुं होय तो पण आपणे हजी आना आगळना नियम जोशुं एमां समजाई जशे। आ तो खाली एक ट्राय पूरतुं छे के जेथी तमने खबर पड़े कि आ अभ्यासनी अंदर आ पॉइंटनी अंदर आपणे कंईक आवुं भणवानुं छे, बराबर। और आ भाग पण आपणे याद राखीए कि भाग 1। तो यह था सूर्यास्त। अब इति प्लस आदि तो क्या बनते हैं, तो इति का अंत क्या है, तो ई है। ई कैसे बना, तो हमने देखा कि जो ती है उनका विग्रह करने से ऐसे बनते त प्लस ई, त प्लस ई। जो यह ह्रस्व है, दीर्घ होता तो ऐसे होता,
जो ती के ऐसे दीर्घ होता थी तो यहाँ ई भी दीर्घ होता है, लेकिन यह ह्रस्व है तो ई, तो उनका ई अंत में लिया गया। जो ई ती, तो ती वाला ई लिया गया और उनमें आ मिला, तो वह ती है वह ई निकल गया, यह यहाँ से बाद हो गया और आधा त ही बचा, तो आधा त रह। तो जो आ इति में ती है ते दीर्घ है और एनो आपणे छूटू पाड़ीए बराबर, आनी साथे जोड़ीए तो आ ई है ने ई निकली जशे, खाली त रहेशे, पण त पण केवो रहेशे, आ ई है ते लोप थई गयो एटले आ त है ते अधूरो रहेशे। अधूरो एटले के त खोड़ो कर्यो बराबर, तो त है ते अधूरो है एटले एने बीजा शब्द साथे जोड़ावવું होय तो एने नमતું મૂકવું પડે એટલે કે એ અડધો રહેશે। તો ઇત્યાદि અને અહીંયા આ બનશે, આ પણ યાદ રાખજો, આ અને ઈ અને આ જોડવાથી યા બને, આ એક જોડણીનો નિયમ છે। ઈ અને આ બંનેનું મિલન થવાથી યા બનશે। તો ઇત્યાદि, तो आ ई है ए अहींथी अलग पड़ी गयो एटले अहीं अर्धो त रह्यो अने आ ई क्या आव्यो तो आ अ मां मळ्यो बराबर। अहीं पहेलो ई तो बराबर ज छे पण आ त साथेनो ई छे ए ई अहींथी छूटो पड्यो ए अ मां मळ्यो एटले अहींया त अधूरो रह्यो एटले शुं बन्युं इत्यादि बराबर। यादी तो आदि तो बराबर छे पण आ या कई रीते बन्यो तो याद राखजो के अहींथी जे ई आव्यो ई आ साथे जोड़वाथी या बन्यो, ई छे ते आ साथे जोड़वाथी या बन्यो। कई समझायुं? फरी वखत जो के ई ती आदि, तो आ ई ती छे एमां ई छे અહીંથી નીકળી ગયો અને અહીં અ સાથે જોડાણો બરાબર, આ સાથે જોડાણો। જો તી આમ છે તો તી ને છૂટું કર્યું તો ત ખોડો અલગ બન્યો અને એમાંથી જે ઈ છે તે અલગ થયો। એ ઈ છે એ ક્યાં આવ્યો तो एनी पछीनो जे शब्द हतो आ एनी साथे जोड़ायो बराबर, तो ए इत्यादि बन्यो। तो ई त हवे केवो रहेशे तो त अधूरो रहेशे एटला माटे बन्यो इत्यादि। इत्यादि शब्द हवे तमने समजाई गयो हशे के जे आमां त छे ते त अधूरो रह्यो अने आइनो जे आ ह्रस्व ई छे ते आमां मळ्यो, ह्रस्व ई छे आमां मळ्यो एटले आमां शुं परिवर्तन आव्युं, आ छे ते या बनी गयुं बराबर। तो आ ई, तो ई बराबर छे आ त अधूरो केम तो आमांथी ई निकળી गयो એટલે આ त अधूरो અને ई ક્યાં लाग्यो तो ई छे ए आमां जोड़ायो, आमां जोड़ायो એટલે શું બન્યું या બન્યું અને दी નું तो दी बराबर એટલે इत्यादि। तो आ रीते आ बन्યું इत्यादि। तो आ पण समजाई गयुं हशे। हवे આગળ જોઈએ કે આગળનો શબ્દ શું કહે છે તો સત પ્લસ જન, સત પ્લસ જન। તો આ त કેવો છે तो तमने समझाई गयो हशे कि आ त आखो नथी, केम के आखो त होय तो आ त खोड़ो न कराय। तो सत प्लस जन, आ जन शब्द छे ए त साथे ज जोड़ावाथी आम बनशे, त प्लस ज तो ज ऐसे बनता है। तो यह त ज के साथ मिलने से ज आधा ज प्लस पूरा ज तो ज बनते सज्जन, तो सज्जन। स तो ऐसे स आमनाम रह्यो, जन छे ए पण आमनाम रह्यो, पण आ त छे ते ज साथे जोड़ावाथी ते ज अधूरो ज बन्यो बराबर। अन त निकળી गयो केम के त अहीं अधूरो हतो तो ते अधूरो त छे ए ज साथे जोड़ायो तो ज अधूरो, एक ज अधूरो बन्यो ने एक ज आखो एटले सज्जन। आवुं घणी बधी संधि हजी तमारे आगळ आवशे बराबर। तो आ सज्जन, सज्जन न लखी शकाय पण सज्जन लखी शकाय। तो आ त छे ते लोप थई जाय अने एना बदलामां एनो शुं फेरफार थाय तो आ बीजुं पद छे एमां अधूरो ज छे ते जोड़ाई जाय एटले सज्जन बने बराबर। तो आ पण तमने समजाई गयुं हशे। आमां दर वखते नवा नवा नियम आवशे जे आपणे આગળ ભણવાના છે બરાબર। तो सज्जन, तो आ शब्द बनी गयो। हजी एक वखत जोऊं के स प्लस स त, तो त अधूरो हतो ए त क्यां गयो तो त छे ते जन हतुं एमां जोड़ाई गयो एटले आ ज छे ते डबल ज थई जाय, अर्धो ज जे तय आप्यो ते अने एक आखो ज तो हतो जेम एटले सज्जन। सज्जन एटले के सारो माणस। तो आपणे हवे बात करिए स्वर व्यंजन की। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं।
जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है उसे स्वर कहा जाता है। स्वर किसे कहा जाता है? तो जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण એટલે કે જે આપણે બોલીએ એને ઉચ્ચારણ કહેવાય। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहा जाता है। गुजराती में पण एवी ज व्याख्या કે જે વર્ણનું ઉચ્ચારણ સ્વતંત્ર રીતે તમે કરી શકો એને શું કહેવાય? તો એને સ્वर કહેવાય। परंतु एनो विरुद्धार्थी जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी चाहिए वह क्या होता है? वह व्यंजन। तो जिसका उच्चारण करने में हमें स्वर की मदद की जरूरत पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहा जाता है। उनकी व्याख्या भी याद रखिए। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहा जाता है। जिस वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। तो આપણે જ્યારે નાના હતા પહેલા બીજા ધોરણમાં તમે ભણતા ત્યારે જે તમને કક્કા જ આવડતા બરાબર। હજી અમુક વિદ્યાર્થીઓ ઘણા એવા હોય 9મા ધોરણમાં પણ એવા છે જ કે જેણે આ પૂરા લખવાના કીધા હોય તો તે સ્વર પૂરા ન લખી શકે। હા, વ્યંજન લખી શકે। વ્યંજન શા માટે? તો વ્યંજન છે એ આપણે કક્કા તરીકે ભણતા હતા। સ્વર છે એનો બહુ ઓછો ઉપયોગ કર્યો પણ એ વ્યાકરણમાં એનો ઉપયોગ થાય। અને મેન તો આ જ છે કારણ કે આ છે એને પણ આપણે કેમ જમવા જીવન ટકાવી રાખવા માટે જમવાની જરૂર પડે એવી રીતે આને પણ પોતાનો દેખાવ કરવા માટે આની મદદની જરૂર પડે જ। એટલે આ સ્વર। तो जिस वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है उसे स्वर कहा जाता है और जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर की जरूरत पड़ती है उसे व्यंजन कहा जाता है। तो स्वर क्या है? कौन कौन से स्वर है देखते हैं। तो अ, आ, ई, उ, रु, ए, ओ અને ओ आ बधा शू है? ए बधा स्वर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ने 12 हजी बे आमां लागी सके। कया बे? तो अने अह एटले के विसर्ग अने अनुस्वर ए छे शब्दों ए आमां स्वरमां भળી सके बराबर। पण ए हजी अंते बतावशे। तो आमां जे नवा शब्दो कया छे? तो आपणे जे गुजरातीमां तो आ बधा सुधी होय ज। आ रु छे ए पण नवो अने आ पण नवो बराबर। तो ए बे अलग आमां वळ्या छे। तो आ 12 स्वर बताव्या छे। स्वर याद राखी लेजो, एक वखत लखी लेजो। अ, आ, ई, उ, रु, ए, ओ। यह सब स्वर है। स्वर किन्हें कहते हैं बताइए? एक बार आप भी व्याख्या बोलिए। जिस वर्ण का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। ये इनका ही रटन किया करो। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर भी आपको पसंद आ गए हैं। स्वर याद रखिए, स्वर्ग नहीं लेकिन स्वर। जो हमारी आवाज़ होती है उसे भी हम स्वर कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि कोई अच्छा कलाकार, कोई अच्छा संगीतकार गायक होते तो हम कहते हैं कि उनका स्वर मधुर है। तो यह स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रीते, जिस वर्ण का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पर जो 12 स्वर बताया गया वो 12 स्वर देख लिया। अब हम व्यंजन की ओर चलते हैं। तो व्यंजन में आपको खास कई वर्ग बताए गए हैं। देखते हैं ना, आपको यह दिखाई देते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्माक्षर। यह सब आपको वर्ग दिखाई देते हैं। तो वर्ग का भी अध्ययन करेंगे। तो यह व्यंजन की ओर देखते हैं। व्यंजन
तो क ख ग घ अम आने शुं कहेवाय अम। आ जे ड जेवुं छे ने अम कहेवाय। जेम के ए छे ने हिंदीमां गमे त्यां माथे अनुस्वर न होय ने तो ए आ छे ड जेवुं लागे आम। बराबर। तो आ डम छे ए क ख ग घ अम। ये सब क वर्ग के हैं। ये सब वर्ण किसके हैं? तो क वर्ग के हैं। इन सब को मैंने आधा आधा बताया गया। जो उनकी जो पूछ दिखाई देती है ना आपको, पूछ, उनको गुजराती में આપણે એને ખોડો કહીએ, બરાબર। તો એ અધૂરો છે ને એટલા માટે એની આ ખોડો કરવામાં આવ્યો છે। જે આ પાછળ લીટો દેખાય છે ને તો એ અધૂરો છે એટલા માટે। આની પાછળ એવું નથી કર્યું કેમ કે આ તો આખા છે, એને કોઈની જરૂર જ નથી, એ આઝાદ છે। પણ આ આઝાદ નથી, આ મુક્ત છે, આ બંધન મુક્ત નથી, આ બંધનમાં છે એમ। તો આ બંધનમાં છે એટલા માટે એણે આની મદદ લેવી પડે। એટલે કે કહેવાનો મતલબ એ કે આ છે એ આના વગર અધૂરો છે। તો ક ખ ગ ઘ અમ यह क वर्ग है। अब देखते हैं च वर्ग। च वर्ग क्या कहा जाता है? तो च छ ज ज और ज्ञ, इन्हें ज्ञ कहते हैं। ग आधा और न आधा, उन दोनों का जो मिलन होता है उसे ज्ञ कहते हैं। जो यह हमारे शब्द में आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वह तो विशेष शब्द है, इनका अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें हिंदी में इनका भी आवश्यकता होती है। तो च वर्ग में क्या बताया गया? तो च छ ज ज ट, च छ ज ज ज्ञ, यह है च वर्ग। ज़्यादातर 5-5 शब्द ही होते हैं एक एक वर्ग में। तो अब देखते हैं ट वर्ग। क वर्ग देखा क ख ग घ अम, और च वर्ग च छ ज ज ज्ञ। अब देखते हैं ट। तो ट ठ, देखिए ठ लिखते तो आप उसे ऐसे लिखना, कोई ऐसे लिख न लिख, यह गलत है। ठ ऐसे लिखा जाता है, यह ठ। तो ट ठ ड ढ ण, यह ट वर्ग है। अब त वर्ग। तो त वर्ग में देखते हैं त थ द ध और न, त थ द ध और न, यह त वर्ग बताया गया है। अब प वर्ग। प वर्ग में प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो यह प वर्ग है। तो आपने यह 5 वर्ग देख लिए और पचू पचू 25, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને પચું પચું 25, 5 ને 5 વાળા ગુણો તો 25 થાય એમ। તો આ 25 છે તે મેન સ્વરો છે, વ્યંજન, મેન વ્યંજન છે। તો હવે આગળ જોઈએ કે ય ર ल व, य र ल व कितने शब्द है, कितने वर्ण है? तो 4 वर्ण है। उसे क्या कहते हैं? उसे अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ क्यों? तो य में हमारे जीभ है, वह हमारे मुंह के एक अंग से दूसरे अंग का स्पर्श करती है, इसे इसलिए उसे अंतस्थ कहते हैं। जैसे कि य र ल व, य र ल व, तो यह क्या है? अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ग है। अब ऊष्माक्षर, ऊष्माक्षर इसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते हमारे मुंह से एक प्रकार का सुस्वाट, यानी कि ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षर कहते हैं। जैसे कि श और श, छ, ह, यह इनका इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से जो सुस्वाट, यानी कि सुस्वाट की आवाज़ आती है, जिनको ऊष्मा कहा जाता है, तो ऊष्माक्षर, ऊष्मा उनमें उनसे ऊष्मा मिलती है तो उसे ऊष्माक्षर कहा जाता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, आपको सुनाई देते होंगे, आपने कहीं सुना होगा कि अब ऐसा भविष्य में ऐसा होने वाला, ऐसी अब हम कल्पना कर सकते हैं कि हमने सुना है कैसा होने वाला है कि जो हमारा मोबाइल है ना, जो आपके हाथ में इस वक्त है, आप मोबाइल लेकर वीडियो देखते हैं तो वही मोबाइल है, उनकी बैटरी है वह हम
इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाकर, उनके सॉकेट इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाकर हम उसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो MI कंपनी है मोबाइल की, वह ऐसा मोबाइल लॉन्च करने जा रही है, वह उनकी बैटरी हमारे बोलने से उनकी बैटरी चार्ज होती है। तो यह काल्पनिक है, वह अब भी लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने ऐसी विज्ञापन दिया है लेकिन लॉन्च नहीं हुआ। तो यह ऊष्माक्षर है। ऊष्माक्षर कौन कौन से है? तो श, 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 ह, सहनाई का स, षटकोण का स, ससला और हरण का ह। तो स, श, स, ह यह ऊष्माक्षर है। और क्ष, त्र और ज्ञ यह इनका कोई वर्ग नहीं बताया गया है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से। स्वर तो आपको याद रह गए हैं। पूरे स्वर क्या है? तो पूरे स्वर 12 है। और कौन कौन से 12? तो अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, ओ यह थे 12 स्वर। अब व्यंजन, तो व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन पहले क्या कौन सा वर्ग आएगा? तो आप बता सकते हैं कि पहले क वर्ग आएगा। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अम, यह 5 वर्ण मिलते हैं। कौन से वर्ग में? तो वह है क वर्ग। अब क वर्ग पूर्ण तरह से वह पूर्ण हो गया। तो अब कौन सा वर्ग आएगा? तो च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, ज और न, तो यह मिला च वर्ग। अब ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण, यह 5 वर्ण मिलकर कौन सा वर्ग बना? तो वह बना ट वर्ग। अब अण के बाद कौन सा सब वर्ण आता है? कौन सा व्यंजन आता है? तो अण के बाद त आता है। तो त वर्ग में त, थ, द, ढ और न, यह त वर्ग भी पूर्ण हुआ। तो उसे कहते हैं त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। अब प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ और म। अब अंतस्थ इन 25 व्यंजन वर्ग में बताए गए। अब उनके बाद उनसे कहीं बाहर निकलते हैं तो वह बाह्य क्या होता है? य, र, ल, व। य, र, ल, व वह क्या है? तो वह अंतस्थ कहा जाता है। और यह स, स और ह यह ऊष्माक्षर है। और अंत में क्या बताया गया? तो स, त्र और ज्ञ। अब हम देखते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वर के कितने प्रकार बताए गए? तो मेन 3 प्रकार बताए गए। उनमें 2 मेन है, यानी कि ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? तो यह स्वर है, उनका प्रकार देखेंगे। और उसके बाद व्यंजन। तो स्वर अ, ई, उ, रू, यह स्वर के प्रकार है। आ, ई, उ, रू यह दीर्घ स्वर है। वह ह्रस्व स्वर और यह दीर्घ स्वर। तो दीर्घ एवं संयुक्त दोनों का मिलन उन्हें क्या कहते हैं? ए, ओ और ओ। उनमें अ और अह, उन्हें यह अनुस्वार कहा जाता है और उन्हें विसर्ग कहा जाता है। तो यह था दीर्घ और संयुक्त स्वर। और व्यंजन के प्रकार हम अगले तास में देखते हैं। तो आपने यह तक देखा, यह आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।